थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू विल नॉट सी द शैडो। हेलन केलर ने कहा था ये कि अगर आप अपना मुख सन की तरफ रख के खड़े रहोगे तो आपको कभी छाया देखने को नहीं मिलेगी। ये तो डायरेक्ट मतलब हुआ इसका। इनडायरेक्टली क्या मतलब हो सकता है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, अगर आप आशावादी हो तो आपको कभी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप किसी एस्से के टॉपिक में जो इससे रिलेटेड है, फिलोसफी के जो टॉपिक आते हैं ना, उसमें यूज कर सकते हो। और एक बात और, कहीं पे भी देखो कोई कोटेशन आप ऐसा नहीं है कहीं पे भी यूज कर ली, जहाँ पे फिट बैठ रही है वहीं पे यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। डेट आज 6 अगस्त 2021। और ये सब टॉपिक कवर करेंगे, इनमें से बहुत सारे टॉपिक, लगभग सारे ही टॉपिक हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए हुए हैं, तो सारे टॉपिक रिपीट हैं। और एक बात और देखो, ये आप एक ईयर का, 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। उसमें क्या है, हर साल वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, लगभग 10 to 15% ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने नई स्कीम या योजना बनाई, या गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च की, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च स्टडी हुई है, तो वो 10 to 15 होते हैं जो जुड़ते रहते हैं, वरना सारा वही रिपीट होता रहता है। तो आप क्या करना है, आपको 27 अक्टूबर से मैंने इस पर लेक्चर बनाए हुए हैं इस चैनल पे, तो आप उन्हें रिपीट करके देख सकते हो। एक साल का बस करंट अफेयर देख लेना, फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा न्यूज़पेपर सब कुछ समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। इंडिजीनस का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने देश में बनाई जाती है, किसी भी देश में, जैसे इंडिया में बनाई गई है तो इंडिया का इंडिजीनस हो गया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत नाम का, इस तरह का होगा ये विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मतलब है, देखो कैरियर क्या होता है, कभी साइकिल तो चलाई होगी आपने बचपन में, साइकिल के पीछे एक छोटा सा बैठने वाला होता था, एक गद्दी है साइकिल के ऊपर, गद्दी पे आप बैठ के चला रहे हो, पीछे कैरियर होता है। किस काम होता है कैरियर, ले जाना किसी दूसरे आदमी को। तो ये किसको ले जाएगा, ये भाई साहब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, इस पे एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, एक तरह से रनवे होगा ये। शिप है, पानी का जहाज ही है ये, बस ये क्या है, नाम दे दिया एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि इस पे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, जहाज उतर सकते हैं, एरोप्लेन, यहाँ पे लड़ाकू विमान खड़े रह सकते हैं। तो इंडिया का ड्रीम ये था कि उसका जो कोस्टल एरियाज है, जैसे ये अपना हिंदुस्तान हो गया, एक वेस्ट कोस्ट पे रहे एयरक्राफ्ट कैरियर और एक ईस्ट कोस्ट पे। मान लो लड़ाई हो जाए, किसी कंट्री से वार हो जाए, तो दोनों साइड से इंडिया अपने जो लड़ाकू विमान है यहाँ से लॉन्च कर सके, यहाँ पे खड़े रहें एयरक्राफ्ट वगैरह, या लड़ाकू कोई विमान है, फाइटर प्लेन वगैरह। तो ये इंडिया का ड्रीम है। तो ऑलरेडी एक तो है हमारे पास, एक है आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन अभी ये नया ट्रायल शुरू हो गई है इसकी। ये बनाना शुरू किया था लगभग 2013 में, और अभी इसकी ट्रायल शुरू हुई है। जैसे ट्रायल करते हैं ना, गाड़ी खरीदने से पहले ट्रायल करते हैं, चला के देखते हैं, ऐसे इसकी ट्रायल की जा रही है आईएनएस विक्रांत की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट है, शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मिनिस्ट्री ने अभी इसकी प्रेज की है, यानी कि प्रशंसा की है इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की। तो इसकी सी ट्रायल अभी लॉन्च की है। विक्रांत क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वारशिप है ये, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स वारशिप के लिए एक तरह से यूज होगा। जो किसने बनाया है, इंडिया की एक कंपनी है इंडिजिनसली, कोचिन शिपयार्ड कंपनी है, इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी की एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड कंपनी है हमारे इंडिया की। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज इस मंत्रालय के अंदर काम करती है, ये ओनली शिपयार्ड कंपनी है, केवल एक ही कंपनी है शिपयार्ड जो शिप वगैरह बनाती है, पानी के जहाज वगैरह बनाती है, इसी ने ये बनाया है आईएनएस विक्रांत। क्या क्या खूबी होंगी इसमें और कब ये बनाना शुरू किया, देखो ये 2013 में बनाना शुरू किया था, लॉन्च किया था इसका कि 2013 में बनाना स्टार्ट किया था, अब जाके ये बना है। ये फर्स्ट टाइम होगा कंट्री में कि ये शिप है, एक एयरक्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कम्प्लीटली 3D मॉडल पे बना है, 3D मॉडल पे। और ये लार्जेस्ट वारशिप बिल्ट होगा कंट्री में। ये 14,000 टन तक का सामान ले जा सकता है। एक टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो 14,000 टन तक ये सामान वगैरह कोई ले जाना है नेवी का या मिलिट्री का तो ले जा सकेगा। एक तरह से ये मिनी फ्लोटिंग सिटी की तरह है, फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाली, तैरने वाले शहर की तरह है, क्योंकि जो इसका साइज है ना एयरक्राफ्ट कैरियर का, इतना साइज है जितना 2 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं ना, फील्ड, फुटबॉल खेलने का जो भाई साहब ग्राउंड होता है मैदान, उसके 2 ग्राउंड के बराबर इसका साइज है। आईएनएस विक्रांत ये 2022 में, यानी कि अगले साल शुरू होने, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, कमीशनड हो जाएगा। कमीशनड का मतलब है अभी तो ट्रायल चल रही है इसकी, हाँ ये सही से चलेगा नहीं,
फिर इसे कमीशन कर देंगे, शुरुआत कर देंगे इसका यूज करना। अभी केवल सिर्फ इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जो रशियन ओरिजिन है, मतलब रशिया से खरीदा था हमने। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सर्ट इन। ये एक संस्था है जो अभी न्यूज में है, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने 6.07 लाख साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जैसे मान लो किसी ने साइबर अटैक किया, आपके मोबाइल या कंप्यूटर को हैक कर लिया, आपका डेटा चुरा लिया, फोटो, इमेज, PDF फाइल, कुछ भी आपका मान लो हैक करके चुरा लिया, तो ये हो गए साइबर क्राइम, जो इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट 6 मंथ में 2020 ईयर की बात हो रही है, इस साल के पहले 6 महीने में इतने जो केस हैं 6.07 लाख केस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई हैं, वो लगभग 12,000 घटनाएं हुई हैं, जिनमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया है या साइबर क्राइम किया है उनके अगेंस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बस ये जानना हमें। जो सर्ट इन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर काम करती है। इंडियन साइबर स्पेस के सिक्योर करने के लिए काम करती है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनका रोकना, इसका काम है सर्ट इन का। 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, सेटअप किया गया था। नोडल एजेंसी है ये, साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, जैसे हैकिंग हो गई या फिशिंग हो गई, इनको बचाती है इनसे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट है 2008 का, इसने डिज़ाइन किया था कि ये कौन कौन से फंक्शन करेगा, सर्ट इन कौन कौन से फंक्शन करेगा, इस एक्ट ने डिफाइन किया था। बनाई थी 2013 में, मतलब 2004 में, और 2004 के बाद इसने 2008 में एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, और इसमें इसके फंक्शन डिफाइन किए, क्या क्या फंक्शन इसके साथ मतलब इसको दिए जा सकते हैं, जिनको ये परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है RTE, इंटाइटलमेंट्स टू बी पेड थ्रू कैश ट्रांसफर। देखो इसमें बस इतना है, जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, और राइट टू एजुकेशन आपको पता है सबका फंडामेंटल राइट है। 6 से लेके 14 ईयर तक के सभी बच्चों को फ्री में, मुफ्त में एजुकेशन दी जाए कम से कम। तो ये राइट टू एजुकेशन इंटाइटलमेंट का मतलब है जो पैसे वगैरह स्कूल में दिए जाते हैं ना, हर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है गरीब बच्चों को, तो ये क्या है जो गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है अब ऑनलाइन दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए मतलब उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी, इसलिए बस ये न्यूज़ में आई है ये स्कीम। चाइल्ड सेंट्रिक स्कीम है ये, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा, डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। समग्र शिक्षा स्कीम है एक, जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना रखा है। आप अदर इम्पोर्टेंट की प्लेलिस्ट होगी, या फिर आप इकोनॉमी या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में टॉपिक होगा समग्र शिक्षा स्कीम, अगर नहीं देखा तो आप देखना जरूर वो। इस स्कीम के अंदर दी जाती है सभी को शिक्षा, और ये स्कीम 2026 तक और एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने, और इसके अंदर लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिनमें से ये सेवरल इनिशिएटिव और लिए गए हैं, जिनमें 1.85 लाख करोड़ रुपए इन पे खर्च किया जाता है। सेंटर का शेयर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर देती है, और कुछ इसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट शेयर देते हैं। 1.85 लाख का तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि ये कैसी स्कीम हो गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें दोनों गवर्नमेंट खर्चा करती हैं, एक्सपेंडिचर करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और लागू भी दोनों ही करती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो इसमें जैसे मान लो फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, लैंग्वेज एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है इस समग्र शिक्षा के अंदर ही। और समग्र शिक्षा में लगभग 11.6 लाख गवर्नमेंट और एडेड स्कूल इंक्लूड हैं, जिनमें 15 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और 57 लाख टीचर हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसमें जो फंडिंग की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना करती है 14%, और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब राइट टू एजुकेशन क्या है, देखो 2009 में एक एक्ट पास किया था जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया, और राइट टू एजुकेशन हमारे आर्टिकल 21A का पार्ट है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन यानी कि अप टू 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक एजुकेशन दी जाएगी, हर एक बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। और इस एक्ट के जरिए 2009 में जो एक्ट बनाया था, इसमें यह भी प्रोविज़न है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीट है वो डिसएडवांटेज सेक्शन यानी कि जो पुअर पीपल हैं, गरीब बच्चों के लिए रिजर्वेशन होगा। हर एक स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को 25%
बच्चों को, जितने भी उसमें बच्चे हैं, मान लो उसमें 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, और 10,000 बच्चों का 25% कितना हो गया, लगभग 2500 हो गया। मतलब 2,500 बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन देगा, ना उनसे कोई फीस लेगा, कैसी भी फीस नहीं ले सकता, प्राइवेट स्कूल। तो इसके अंदर ये है, मैंडेटरी है, ये 25% बच्चों को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी लेके आए थे 2009 के इस एक्ट में, लेकिन ये 2019 में अमेंडमेंट कर दिया इस एक्ट में और इसको हटा दिया नो डिटेंशन पॉलिसी को। ये पॉलिसी क्या थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये पॉलिसी थी कि हर एक बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें सिर्फ पास किया जाएगा, फेल किया ही नहीं जाएगा। ये पॉलिसी थी नो डिटेंशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी को 2019 में अमेंडमेंट करके हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमलिंगला। उमलिंगला एक लद्दाख में जगह है, यहाँ पे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रोड बनाया गया है जिसपे कार गाड़ियाँ चल सकेगी। मोटरेबल का मतलब है कार गाड़ियाँ बाइक वगैरह चल सकेंगी। तो ये किसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। एक बात याद रख लो कि भाई साहब जो अपना ये हिंदुस्तान है, ये अपने हिंदुस्तान में जितने भी रोड बनते हैं ना, ये जितने भी रोड बनते हैं हिंदुस्तान में, इसके अंदर वो कौन बनाता है, ये बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है ना, उसके अंदर काम करती है ये जो अथॉरिटी है। लेकिन जो बॉर्डर रोड होते हैं, जैसे ये बॉर्डर लग रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, चाइना से बॉर्डर लग रहा है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये बॉर्डर रोड जो बनाती है वो ये NHAI नहीं बनाती हमारे इंडिया में। तो कौन बनाता है, वो भाई साहब बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अंदर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करती है ये। तो ये बनाती है किस, रोड बॉर्डर एरियाज पे। तो इसी ने बनाया भाई साहब ये रोड, उमलिंग ला रोड बनाया लद्दाख में। लगभग इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट होगी। समुद्र तल का मतलब है सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है ना, पानी का लेवल, उस पानी के लेवल से ऊंचाई देखी जाए तो ये 19,300 फीट ऊंचा होगा। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा रोड बन रहा है ये। तो इस रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो पढ़ ही लिया, BRO इसको बनाएगा। और ये क्या है, अभी तक जो सबसे ऊंचा रोड कौन सा था, बोलीविया एक कंट्री है, बोलीविया, उसमें एक वॉल्केनो है, ये उतुरुंकु, उतुरुंकु, उतुरुंकु एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो आप सब जानते हो, जहाँ से कोई ज्वालामुखी निकलती है, यानी कि ज़मीन से एक दरार पड़ जाती है अर्थ में और एक वेंट बन जाती है, यानी कि नाली सी बन जाती है, उसमें से मैग्मा बाहर आता है और मैग्मा अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है, आग के साथ निकलता है। बहुत बार पढ़ा हमने वोल्केनो। और ये जो ओपनिंग है, डिफाइन कैसे करोगे इंग्लिश में, ओपनिंग ऑफ द अर्थ ईजिंग आउट विद मैग्मा, मैग्मा के साथ निकलता है। ईजिंग आउट का मतलब है निकलना, ईजिंग आउट या ऊजिंग भी होता है, कई सारे वर्ड होते हैं, ऊजिंग आउट वगैरह। तो ऊजिंग होती है यानी कि निकलता है, ओपनिंग हो जाती है अर्थ में से, बहुत सारे मिनरल्स बाहर निकलते हैं, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है अर्थ में अंदर, तो उनकी वजह से ये मिनरल्स बाहर आते हैं। तो इसी को बोलते हैं वॉल्केनो। और ये बोलीविया एक कंट्री है, वहाँ पे है वॉल्केनो उतुरुंकु, 18,953 फीट का है, जिसके ऊपर रोड बना हुआ था वर्ल्ड का हाईएस्ट, लेकिन अब बन गया कहाँ पे, लद्दाख में, हमारे इंडिया में। तो ये स्ट्रेटजिक रोड है जो प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर बनाया हुआ है। एक प्रोजेक्ट हिमांग चलाया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर क्या है, बॉर्डर, ये जम्मू कश्मीर का एरिया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ बॉर्डर रोड बनाए जा रहे हैं, इसके आसपास डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर। तो ये उमलिंगला जो ये रोड है किस किस को कनेक्ट करेगा, चिसुमल और डेमचौक, ये विलेज है वहाँ पे, चिसुमल और डेमचौक। देखो दोनों याद रखने, मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में है ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रोड बनेंगे तो भाई साहब टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, लोग घूमने आएंगे। अगर रोड ही नहीं होगा तो क्या लोग बाग पहाड़ों पे चढ़ के थोड़ी ना आएंगे, तो इससे टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पे जो लोग दुकान वगैरह खोल के या कुछ बिजनेस है वो उनका चलेगा, लोग का सामान खरीदेंगे, तो इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जानते हो ना आप, भूल तो नहीं गए हो, ये अपना हिंदुस्तान है और ये अपना, बहुत गंदा मैप बना है, एडजस्ट कर लो, ये जम्मू कश्मीर है अपना, ये वाला लद्दाख पार्ट है, मतलब अब ये वाला लद्दाख बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी ना, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है।
जो ये वाला पार्ट है, इसे ना पेन चेंज करके बताते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये चाइना ने कब्जा रखा है, इसे अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन, AKSAICHIN। और ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये लाइन है, ये चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर है, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी लाइन के पास है ये कौन सा, जो ये रोड बनाया अभी, उमलिंगला रोड बनाया जो, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। जो ये रोड है, जो कंपेयर कर रहे हैं अभी से, बहुत सारी जो पहाड़ हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है। जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे जो बेस कैंप बना हुआ है, देखो माउंट एवरेस्ट तो सबसे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं, इसकी चोटी पे बेस बना हुआ है। बेस का मतलब कैंप, आर्मी वगैरह कैंप बना लेती है, कोई यहाँ पे कैंप बना लेते हैं जहाँ पे समतल थोड़ा एरिया हो। चोटी पे थोड़ी ना भाई साहब रोड बनेगा, झोपड़ी बनेगी या घर बनेगा। ये तो मान लो यहाँ पे पहाड़ के बीच में कोई समतल जगह है, वहाँ पे घर बना लिया, कैंप बना लिया, कुछ बना लिया। तो सबसे जो ये कैंप बना हुआ है माउंट एवरेस्ट में, साउथ बेस कैंप है नेपाल में, नेपाल का। ये कितने एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ये इतनी हाइट पे 17,000 फीट के लगभग। और नॉर्थ बेस जो बनाया हुआ है, नॉर्थ बेस तिब्बत में, तो वो 16,000 लगभग फीट ऊंचा है, उससे भी ये ऊंचा है ये जो रोड बन रहा है लद्दाख में। जो सियाचिन ग्लेशियर का एल्टीट्यूड है, हाइट है लगभग 17,700 फीट है, उससे भी ऊंचा है। जो यहाँ खारडुंगला पास है एक लेह में, लेह लद्दाख के पास ही जगह है, उससे भी ये ऊंचा है। अब ये प्रोजेक्ट हिमांग क्या है इसे देख लेते हैं थोड़ा। BRO ही इम्प्लीमेंट करती है, इसका ही ये प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर रीजन में डेवलपमेंट करना इसका काम है। ये 1985 में चलाया गया था प्रोजेक्ट हिमांक। इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किया जाता है रोड्स का या कोई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे इस रीजन में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्यूजल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। देखो भाई साहब, ये ना हमने 4 से 5 बार टॉपिक डिस्कस किया है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, याद नहीं है तो। पर एक काम कर सकते हो, देखो इसमें तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे यार, बार बार एक टॉपिक डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए वैसे भी स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे देखना रिक्यूजल ऑफ जजेस, या लिखना जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, उसमें इमेज लगी होगी उस वाले टॉपिक में। तो वहाँ से आप पूरा रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। अगर आपने नोट्स बनाए हुए ना, तो वो नोट्स से आप पढ़ना। देखो सबसे अच्छा तो होता है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो। तो भाई साहब, आप अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर से या इससे, आप अपनी आंखें ख़राब कर रहे हो। और देखो दुनिया में हर चीज़ दोबारा आ सकती है, लेकिन आपके बॉडी पार्ट जो ख़राब हो गए ना, वो नहीं चेंज हो सकते। वो भाई साहब जैसे नेचुरल भगवान ने आपको बना के दिए ना, ईश्वर ने, गॉड ने, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। तो आप क्यों आंखें ख़राब करना चाहते हो PDF वगैरह से पढ़ के? आप अपने नोट्स बनाते चलो, आपको याद भी होगा जल्दी। और नोट्स बनाओगे तो अपने नोट्स देखो रिवाइज करने में ना, आपको कम से कम 5 टाइम्स कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। जितना आप PDF से रिवाइज करोगे, उतने 5 टाइम्स, 5 गुना कम टाइम में अपने नोट्स से रिवाइज कर लोगे। तो ये फ्री की सलाह है, अच्छी लगो तो लो, ना लगे तो मत लो। अब पढ़ते हैं इसे, रेक्यूजल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे, कौन है? ये हैं NV रमन। इन्होंने अभी हियरिंग कर रहे थे, केस सुन रहे थे एक, इन्होंने रिक्यूजल कर लिया। रिक्यूजल का मतलब होता है किसी केस से अपने आप को पीछे हटा लेना। मान लो कोई जज केस सुन रहा है और उस जज, वो क्या है, जज मना कर दे कि भाई साहब मैं नहीं सुन रहा केस। वो किस बेस पे हटाता है कि मान लो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मान लो उसका कोई जानकार है, उस जानकार का केस सुन रहा है, तो उस पर आरोप लग सकते हैं ना कि भाई साहब उसने तो क्या अपने सगे संबंधी के मतलब पक्ष में, फेवर में जजमेंट सुना दिया, फैसला सुना दिया। तो इस आरोप से बचने के लिए उसका कोई सगा संबंधी है, या उस केस के बारे में पहले से वो अध्ययन कर चुका है, या पहले जब वो लॉयर था, एडवोकेट था, उस केस को वो सुन रहा था, बाद में उस जज बना तो उसके पास ही वो केस आ गया, तो या फिर किसी पार्टी से उसके कोई और संबंध है, रिलेशनशिप है, पहले से बात हो चुकी है, तो इस केस में वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। उसी को बोलते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। देखो इसका कोई संविधान में कोई भी प्रोविजन नहीं है रिक्यूजल ऑफ जजेस की, कि जज को अपने आप को पीछे हटाना, कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, यानी कि वर्डिक्ट, फैसला 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। वो एक जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऐसे कुछ केस था 2015 का। उसमें बोला था कि भाई साहब देखो, जब भी कोई ऐसा
प्रतीत हो, आपको ऐसा मतलब ऐसा लगे कि आपका जो ये इंटरेस्ट हो सकता है इस केस में, और आप पे आरोप लग सकते हैं, आपको क्या है कि आपको आरोप लग सकते हैं, आपको बदनाम किया जा सकता है कि आपने क्या है किसी के फेवर में सुनाया ये केस, आपकी जो पार्टी थी आपसे रिलेटेड थी, आपका संबंधित कोई सगा संबंधी था, उस केस में क्या है कि आप उस केस से ही विद्रॉ कर लोगे, विद्रॉ कर लोगे, यानी कि अपने आप को हटा लोगे उस केस से, विद्रॉ कर लोगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बस एक जजमेंट है उसमें कि आपको विदड्रॉ कर लेना चाहिए, ऐसा कोई ना तो कोई एक्ट बना हुआ है ना कोई संविधान में प्रोविजन है कि अपने आप को हटाना है, लेकिन बस हटा लेते हैं कि उन पर आरोप ना लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये भाई साहब अभी क्या हुआ, जो एन वी रमन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश ने पिटीशन फाइल की थी तेलंगाना के अगेंस्ट कि तेलंगाना हमारे साथ क्या है वाटर शेयर नहीं कर रहा, रिवर का ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर शेयर नहीं कर रहा है, तो इस पे खिलाफ केस किया। तो ये सुन रहा था, अब रीज़न क्या है, इसने रिक्यूजल कर लिया जज ने, रीज़न ये है क्योंकि वो कह रहा है कि मैं देखो आंध्रा और तेलंगाना दोनों से बिलोंग करता हूँ, मैं यहीं से आता हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मैं इसका केस नहीं सुनूंगा। केस क्या था, यही था, आंध्र प्रदेश ने अक्यूज़ किया था, तेलंगाना पे आरोप लगाए थे कि ये जो पानी है उसको, एक जजमेंट आया था, अपेक्स काउंसिल बैठी थी, उस काउंसिल ने जजमेंट दिया था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग एक काउंसिल बैठी थी, उस काउंसिल ने वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि रिवर का वाटर कैसे शेयर होगा, जो रिवर पास होती है ना भाई साहब, गोदावरी यहाँ से इन दोनों में, तो उनका वाटर कैसे शेयर होगा इसके रिगार्डिंग दिया था जजमेंट। और एक कृष्णा रिवर है, इसका भी डिस्प्यूट है, मतलब कृष्णा रिवर का पानी तेलंगाना आंध्रा में ये कैसे डिवाइड होगा, तो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने भी जो डायरेक्शन दी थी उस डायरेक्शन को भी तेलंगाना ने नहीं माना, तो इसके खिलाफ इसने केस कर दिया था, तो ये केस चल रहा था। तो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो, एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन, एब्सटेनिंग का मतलब है बचना, परहेज करना या दूर रहना, और हिस्सेदारी से दूर रहना, इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, समझ हमने लिया ऊपर अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एमपी लेड स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, पिछले 2 साल से न्यूज़ में है, और जब ये न्यूज़ में आई ना पिछले साल, तो यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन भी दे दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। अगर आपको स्कीम पूरी याद नहीं है तो बिल्कुल भी आप कर ही नहीं सकते वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन आप यूपीएससी का पेपर उठा कर देखना 2020 का, एमपी लेड स्कीम के बारे में मिल जाएगा आपको, नहीं तो हम आज कल में, आज तो नहीं लेकिन कल परसों में वो क्वेश्चन उठा लेंगे, वो करेंगे, क्योंकि आज तो हम स्कीम पढ़ेंगे, और अब जब आपने स्कीम पढ़ ली तो हम कल या परसों वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि आप पता लगे कि आपको कितनी स्कीम याद रही है ये। तो ध्यान से स्कीम को पढ़ना, एक एक इसकी लाइन। अभी न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम है ना 2020 में ये रोक दी थी कि जो इसमें पैसा दिया जाता है इस योजना में, वो पैसा हम कोविड-19 चल रहा है भाई साहब, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलपमेंट करने में यूज करेंगे। तो अभी ये कहा कि हम इसको रिस्टोर अभी नहीं करेंगे स्कीम को अभी, क्योंकि ये सस्पेंड की हुई है, रोकी हुई है, तो रोक के रखेंगे। 2021 के लिए, 2022 के लिए जो फंड है स्कीम का, वो और जगह यूज किया जाएगा। बैकग्राउंड यही है कि 2020-21 और 21-22 के लिए जो इसका फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका 2 साल के लिए यूज किया था फंड। उसके थ्रू क्या है, जैसे 2018-19 में जो इसमें फंड आया था लगभग 5 करोड़, और 2019-20 में 2400 करोड़ के लगभग इसका फंड था जो इसमें एक्सपेंडिचर किया था इस स्कीम के जरिए। तो इसका फंड कैसे यूटिलाइज होता है, मतलब यूज कैसे कैसे किया है, अभी जो यूज किया है, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया ना, पहले तो किसी और काम के लिए यूज किया जाता था, अब और काम के लिए, वो सारा पढ़ेंगे अभी हम। देखो जो अभी एमपी लेड स्कीम का जो फंड है वो डाइवर्ट कर दिया था कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने में यूज करेंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, कहीं पे मान लो डिस्पेंसरी बनवाएंगे, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे, फ्री में राशन देंगे, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दिया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी लोगों को फ्री में। तो ये फंड जितना भी पैसा था इसका, इसके लिए यूज कर लिया। तो अब स्कीम क्या है ये पढ़ेंगे, अब यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है, वो कितना पैसा खर्च किया कितना नहीं किया वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बस ये याद करना है कि 1993 में ये लॉन्च की थी स्कीम। और इस स्कीम में क्या था कि जो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, सांसद, वो क्या है उनको इसमें फैसिलिटी दी जाती है, 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं उन्हें, 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं, ताकि वो जहाँ से इलेक्ट होके आए, जहाँ से वो चुन के आए, चुनाव लड़के आएंगे, अपने मतलब आसपास कोई एरिया में कुछ फैसिलिटी डेवलपमेंट कर सकें, बेसिक फैसिलिटी, मान लो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टंकी वगैरह लगवा दी, नल वगैरह लगवा दिए, या फिर वहाँ पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, कोई हॉस्पिटल, कुछ भी बनवा दिया, कोई भी ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट बनवा सकते हैं,
ये एमपी लेड जो स्कीम है ये क्या है, ये फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। जो एमपी लैंड स्कीम है इसमें एनुअली हर साल हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, चाहे राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का, चाहे वो इलेक्टेड होकर आया हो चाहे नॉमिनेट होकर आया हो, सबको, चाहे नॉमिनेटेड भी हो कैंडिडेट, सबको मिलते हैं। जो नामांकित होकर आते हैं ना राज्यसभा में 12 सदस्य, उनको भी सबको 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल। मतलब उनको नहीं मिलते, दिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जहाँ से वो चुन के आए हैं, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या है अपना पैसा ये सारा डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो ये बस रिकमेंड करते हैं, तो इनका क्या रोल है, रिकमेंडेटरी, तो रिकमेंड करते हैं, बस सिफारिश करते हैं। इनमें से क्या है, ये इस स्कीम के अंदर ये भी है, स्पेशल फोकस दिया जाएगा किसको, कि जो एमपी हैं सांसद अपने एरिया में कम से कम एटलीस्ट 50%, जो 5 करोड़ का 15% वो कहाँ पे खर्च करेंगे, वहाँ पे खर्च करेंगे जहाँ पे जूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है, और 7.5% इसका जो पैसा है 5 करोड़ का वहाँ पे खर्च करेंगे जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन रहती है। तो ये भी इसमें याद रखना आपको। फंड कब रिलीज किया जाता है, देखो ये फंड रिलीज किया जाता है ग्रांट इन एड की तरह, मतलब अनुदान की तरह सहायता की जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। जो भी एमपी जहाँ से चुन के आया मान लो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दिया, या एमपी, हर एक एमपी का ना अलग अलग दायरा है कहाँ पे खर्च कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जाता है, जहाँ भी एमपी रिकमेंड करता है मान लो उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जाएगा, और वो फिर खर्च करेगा उस 5 करोड़ रुपए को। और ये जो पैसा है ना नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब है जैसे मान लो 2021 चल रहा है, इसके लिए 5 करोड़ दिए हर एक एमपी को, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए, सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हो पाए एक साल में, बचे 2 करोड़, तो ये लैप्स नहीं होंगे, यानी कि ये वापस नहीं आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास। फिर क्या अगले साल फिर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ये फिर ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि फिर 7 करोड़ अगले साल खर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन लैप्सेबल है, समझ रहे हो, लैप्सेबल नहीं है, ये याद रखना। नॉन लैप्सेबल मतलब खर्च जो बच जाता है पैसा, वो क्या है आगे पर्टिकुलर ईयर में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आगे जुड़ जाता है। ये जो एमपी होते हैं इनका रोल बस रिकमेंडेटरी होता है, सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। सारा इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो कलेक्टर साहब होते हैं, जैसे आप कलेक्टर बनोगे आईएएस बन जाओगे तो आप इंप्लीमेंट करोगे, ये सब देखोगे ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सा काम चाहिए, ये सब कुछ। और इसमें ये भी है एटलीस्ट कम से कम 10% जो प्रोजेक्ट है ना, ये वाली स्टेटमेंट थी जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, कि एटलीस्ट 10% इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी के द्वारा। मतलब जो भी कलेक्टर वगैरह होंगे वो देखेंगे कि हाँ 10% को मुआवजा करेंगे, कम से कम 10% जो डेवलपमेंट किया ना, रोड बनाया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी है, कम से कम 10% काम को देखेंगे, हाँ सही में इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू किया है, ये 5 करोड़ रुपए में से खर्च किया है या नहीं किया, तो ये इंस्पेक्ट भी करेंगे एवरी ईयर, हर साल। रिकमेंडेशन कैसे की जाती है, जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो तो देखो जहाँ से वो चुन के आए, क्योंकि लोकसभा का एमपी तो एक कंस्टिट्यूंसी से एक एरिया से इलेक्ट होके आएगा, तो अपने एरिया में ही वो रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो। जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पूरे स्टेट में, जिस भी स्टेट से चुन के आए हैं राज्यसभा में, उस पूरे स्टेट में कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में वो रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के, देखो लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर है नहीं, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे ना, 2 एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया है अब, क्योंकि अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन ऐसे आदमी को बोलते हैं भाई साहब जिनका माता पिता मान लो एक माता पिता या दोनों क्या है फॉरेन हो, विदेश से हो। जैसे मान लो आप पढ़ लिख के आईएएस बन गए, आपकी ख्वाहिश है मैं तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की लड़की से शादी करूँगा, इंडियन लड़की तो मुझे पसंद ही नहीं आती, आपने ऑस्ट्रेलिया की लड़की से शादी कर ली, अब ये फॉरेन है, अब यहाँ के इसने आपसे शादी किया तो इंडिया में रहने लगी, अब इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, अब एक आप तो इंडियन हो और एक हो गई भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की आपकी बीवी पत्नी, तो इनके द्वारा आपके द्वारा और आपकी पत्नी के जो बच्चे होंगे ना, वो बच्चे कौन कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन, समझ गए। ऐसे एंग्लो इंडियन के लिए रखी गई थी कि वो इनके लिए होगा नॉमिनेटेड मेंबर, 2 सीट रखी गई थी लोकसभा में, लेकिन अब वो हटा दी गई हैं, 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा हटा दी गई हैं। अब जो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो क्या है पूरी कंट्री में कहीं पे भी एनीवेयर कहीं पे भी वो रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे तो यहाँ पे अपना 5 करोड़ रुपए खर्च करवाना है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पूरे देश में कहीं पे भी कह सकते हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या है भाई साहब, अभी बिल पेश किया है और राज्यसभा ने पास भी कर दिया ये बिल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है जैसे मान लो किसी को बिजनेस चलाना है, जैसे आपको क्या है एक छोले भटूरे की रेहड़ी खोलनी है, ठेला लगाना है,
छोले भटूरे तो आपका क्वालिटी गिर गई नहीं। चलो आप पे क्या है, एक शॉप खुलवा देते हैं या शोरूम खुलवा देते हैं। किसका किसका खोलोगे बताओ? मोबाइल का खुलवा देते हैं। चलो मोबाइल का शोरूम खोलना है आपको, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है आपको, मान लो बिस्किट बनाने वाली कंपनी खोलनी है आपको, बिस्किट बनवा देते हैं आप पे। तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी खोल ली आपने। तो बिस्किट बनाने वाली जब कंपनी खोलोगे, बिस्किट बनाने वाली कंपनी खोलने के लिए मशीन चाहिए, आदमी चाहिए, सब कुछ चाहिए, या कुछ मान लो मॉडर्न टाइप के बिस्किट बनाने हैं आपको, तो आपके पास इतना पैसा है नहीं। मान लो टोटल ना 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा ये कंपनी चलाने में, मतलब 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा ये कंपनी स्टार्ट करने में। लेकिन आपके पास तो मान लो भाई साहब 5-6 लाख रुपए हैं, आप फिर इसी कंपनी को चला नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, एक पार्टनर ढूंढोगे। तो पार्टनर ढूंढोगे तो पार्टनर से कहोगे कि भाई साहब आप मेरा साथ दे दो। आपका नाम है ए, दूसरा आ गया बी। चलो ठीक है, आपके पास 5 लाख, मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, दोनों पार्टनरशिप में खोल लेते हैं। एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में खोल ली। लेकिन अगर इसका नाम दे दिया इन्होंने कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में खोलेंगे, तो ये इसका नाम दे देंगे एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसे टैग लगा देंगे कि हमारे ये कंपनी है, कंपनी ये है, और गवर्नमेंट से एलएलपी नाम से रजिस्टर करा लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब रजिस्टर कराएंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरह कंपनी को रजिस्टर कराएंगे, फ़ायदा ये होगा, मान लो कल को ये कोई ए आदमी और बी आदमी दोनों ने मिलकर कंपनी खोली थी, ये क्या करेंगे कि भाई साहब इन ए ने मान लो कोई ऐसा काम कर दिया कि इसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो गया और इसे सजा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, जो पार्टनरशिप वाली कंपनी होती है ना नॉर्मल, उसमें तो अगर एक आदमी ने मतलब किया है नुकसान और उसकी सजा हो सकती है, तो फिर क्या है, जैसे मान लो इसने कोई कम एम्प्लॉय को मार दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मान लो जो क्राइम है, अपराध है। तो फिर जैसे जो नॉर्मल पार्टनरशिप वाली कंपनी होती है तो सबको सजा मिलती है, ए और बी को। लेकिन अगर इन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर कराई है, तो जो जिसने क्राइम किया सिर्फ उसी को मिलेगी, चाहे कोई भी दोनों मालिक हैं ए और बी इस कंपनी के। लेकिन ए ने कुछ अपराध किया तो ए को ही सजा मिलेगी, बी ने कुछ किया तो बी को ही मिलेगी। समझ गए? कोई भी कानून के हिसाब से, चाहे कोई इकोनॉमिक ऑफेंस है, चाहे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई भी हो सकता है अपराध। ऑफेंस का मतलब अपराध, पता ही होगा आपको। तो ये उसी को सजा मिलेगी जिसने किया। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फायदा होता है। इससे क्या है, कोई भी जो कंपनी खोलना चाहता है तो आसान हो जाता है कि मुझे ये डर नहीं रहेगा कि बी की वजह से मुझे कोई परेशानी होगी, तो आराम से खोली जा सकती है। इसलिए ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। तो हमारे इंडिया में भी है और भी देशों में भी है ये। तो अभी 2008 का एक एक्ट है, कानून बनाया हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। इसके तहत ये कंपनी बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें अभी अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, और 2021 में बिल पेश किया, पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए, प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देंगे अपने साइन, तो पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा फिर बिल से। ये एम क्या है इसका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो। लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप खोलें। स्टार्टअप का मतलब है नई कंपनी खोलना, नई कंपनी खोलें, इसलिए लाया जा रहा है। और इसमें करंट जो लॉ है, अभी का जो कानून है, उसमें 24 पेनल प्रोविजन है। पेनल प्रोविजन का मतलब है दंडनायक धाराएं हैं जिनके थ्रू सजा दी जा सकती है। और 21 कंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखो कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंस होते हैं कि एक बार मान लो आपने पुलिस में दर्ज करा दिया केस, और पुलिस में दर्ज कराने के बाद कोर्ट में केस चला दिया, फिर आप उस केस को ना वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो केस क्या है, सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर वो ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। जैसे मान लो आपने केस दिया, रेप हो गया भाई साहब, और ये क्या है, रेप हो गया किसी महिला का और किसी ने अपना केस दे दिया, तो कोर्ट में चला गया केस, फिर आप ऐसे क्या है कि महिला वापस नहीं ले सकती, क्योंकि ये सारी महिलाओं की सेफ्टी के लिए भाई साहब रेप को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे अपराधी जिन्होंने रेप किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है बाद में महिला कहे नहीं नहीं मुझ पर गलती होगी, मैं इसके साथ रेप का आरोप नहीं लगाना चाहती, वापस ले रही हूँ केस। नहीं नहीं भाई साहब, फिर वो केस वापस नहीं ले सकती। तो ऐसे कुछ केस होते हैं कि एक बार कोर्ट में चले गए तो वो वापस नहीं लिए जा सकते केस, फिर तो उनकी सज़ा मिलेगी जिस पे आरोप लगे। अगर वो क्रिमिनल हुआ, उसने अपराध किया है, तो उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ऐसे केस होते हैं ना कंप्रोमाइज़ के, जैसे मान लो डोरी का केस लगा दिया, दहेज का, या किसी का मान लो छोटा मोटा केस है कोई, और डोरी का मतलब ये तो बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा मोटा केस है उसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है। मान लो कोई मारपीट का केस है, तो मान लो कंप्रोमाइज़ से वो हो सकता है, सुलह कर सकते हैं, तो ऐसे केस को वापस लिया जा सकता है। वो केस होते हैं नॉन कंपाउंड, मतलब कंपाउंडेबल होते हैं वो, ये उल्टा बोल दिया ना, कंपाउंडेबल होते हैं वो जिनको वापस लिया जा सकता है, वो हो गए कंपाउंडेबल, और जिनको वापस नहीं लिया जा सकता वो हो गए नॉन कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबल केस कितने हुए, 3, मतलब
21 होंगे कंपाउंडेबल और 3 होंगे नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल वो, ये वाला जो एग्जांपल लिया था रेप वाला, कि वापस नहीं लिया जा सकता, एक बार कोर्ट में दर्ज हो गया केस। और कंपाउंडेबल का मतलब वो है जो वापस लिए जा सकते हैं, जो भी अपराध है कि हम नहीं कोर्ट में केस चलाना चाहते हैं, हम कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपस में, तो वापस लिए जा सकता है वो केस। तो ऐसे केस होंगे। और ये बिल, इसमें 12 ऐसे अपराध हैं, ऑफेंस, जिनको ये डीक्रिमिनलाइज करेगा, मतलब अब अपराध नहीं रहेंगे, वो पहले अपराध थे। इसमें एक एजुकेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि भाई साहब एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसका नाम रहेगा एजुकेटिंग ऑफिसर। ये ऑफिसर होगा रजिस्ट्रार की रैंक से नीचे नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर। और एक रीजनल डायरेक्टर बनाया जाएगा। अगर मान लो रजिस्ट्रार ने कोई भी मान लो जजमेंट दिया, अपना कोई डिसीजन दिया, डिसीजन के बाद मान लो इसके डिसीजन से कोई भी पार्टी मान लो सहमत नहीं है, तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाके वो अपील कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। एक स्पेशल कोर्ट होंगे इसके लिए, स्पेशल कोर्ट इन्हीं के केस सुनेंगे। जो अपील की जाती है, जैसे मान लो कोई कंपनी ने अपील की है, कहीं पे केस डाला है, कंपनी का केस कहाँ पे जाता है पहले? कंपनी का केस देखो, अगर आपने मान लो यहाँ एजुकेटिंग ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर के पास नहीं गए आपने केस किया, कंपनी का केस डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है एनसीएलटी में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में केस गया कंपनी का, इसका केस इसने डिसीजन दिया, इसके केस के खिलाफ आप जा सकते हो एनसी लेट में, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसके केस के अगेंस्ट। तो इस केस के अगेंस्ट इस बिल में ये दिया गया है, आप क्या है एनसीएलटी के केस के अगेंस्ट अगर एनक्लेट में जाओगे तो आप 60 दिन मतलब 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर इसके केस के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। मतलब एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया है इसके खिलाफ आप एनसी लेट में जा सकते हो डिसीजन के खिलाफ। और ये एक्सटेंडेबल है बाई 60 डेज, मतलब अगर ये एनसीएलएटी चाहे तो 60 डेज और बढ़ा सकती है, या जब भी इसने डिसीजन दिया 60 दिन के अंदर अंदर आपको दर्ज करना पड़ेगा केस इसके अंदर। बिल क्या है? बिल क्या कहता है कि ये जो स्मॉल एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्या है, कौन सी होंगी? जिनका कंट्रीब्यूशन पार्टनर का 25 लाख तक होगा, 25 लाख तक का कंट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स का, अप टू 25 लाख तक की लिमिट रखी है। ये लिमिट आगे 5 करोड़ तक भी इंक्रीज की जा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो आगे इंक्रीज कर सकती है। मतलब पार्टनर ने मान लो 25 लाख रुपए लगाए हैं। या फिर टर्न ओवर एक साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जो देखा जा रहा है पिछले साल का देखा जाएगा, अगर उनका टोटल टर्नओवर 40 लाख तक का है, ये आगे इंक्रीज भी किया जा सकता है 50 करोड़ तक भी। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है टोटल सेल, जितना कंपनी ने टोटल सेल की है, जितने का भी माल बेचा है, जितने भी पैसे हैं, वो टोटल टर्नओवर हो जाएगा। स्टार्टअप एलएलपी भी डिफाइन किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी मान लो किसी भी कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उनको स्टार्टअप एलएलपी डिक्लेयर कर सकती है। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनी बनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी को भी स्टार्टअप डिक्लेयर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है इस एक्ट के थ्रू, जब ये एक्ट बन जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग कैसी होगी, इनका जो पैसे का लेन देन होता है ना, वो कैसे इनकी अकाउंटिंग की जाएगी, उसके रूल्स नियम क्या होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रूल, ऑडिटिंग का मतलब भी यही होता है कि एग्जामिन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी कंपनी की या किसी की भी स्कीम योजना की, किसी की भी, उसे कहते हैं ऑडिटिंग करना, कि कहाँ पे कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा खर्च किया, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स भरते हो, कितना क्या है, ये सब ऑडिटिंग में आता है। तो ये ऑडिटिंग अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे रूल, वो एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसके साथ सहमति करके कंसल्टेशन करके बनाए जाएंगे। और ये अथॉरिटी क्या है? ये देखो भाई साहब 2018 में बनाई थी, जो एक कंपनीज एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर ये रजिस्टर की हुई है कंपनी, मतलब एक तरह से अथॉरिटी 2018 में बनाई थी ये। और इसमें क्या है, एक चेयरमैन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन उसके, और 15 मेंबर, मतलब मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 15 इसमें, मतलब 15 सदस्य मैक्सिमम, वर्ड याद रखना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर इसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक चेयरमैन। तो ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करके ये नियम बना सकती है गवर्नमेंट। अब ये एलएलपी क्या है? एलएलपी हमने ऊपर सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी समझा था, ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना कि एलएलपी की डेफिनेशन। इसमें क्या है, कोई भी सम ऑल पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सबकी लाइबिलिटी का मतलब है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्वता। इसमें जो पार्टनरशिप कॉरपोरेशन कुछ भी खोल सकते हैं, इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए, मिसकंडक्ट के लिए या नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उत्तरदायित्व नहीं होता। इसके फीचर क्या हैं? एलएलपी के सैलेंट फीचर मतलब विशेषताएं, एक ये बॉडी है, बॉडी कॉर्पोरेट और लीगल एंटिटी, जो सेपरेट पार्टनर आके इसे मतलब बनाते हैं। इसके लिए अभी 2008 का लेजिस्लेशन बना हुआ है, मतलब कानून बना हुआ है, लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ, कानून।
LLP एक्ट 2008, उसके थ्रू अभी ये LLP बनाई जा रही है। अभी अमेंडमेंट किया जा रहा है 2021 में इस एक्ट में ही। जो भी LLP होती है उसमें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932 का, इसकी कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होती। जो भी LLP बनती है LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग, एवरी लिमिटेड जो पार्टनरशिप होती है, लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसे या क्या है वर्ड यूज करना पड़ता है अपनी कंपनी के सामने, या तो LLP या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, देखो एवरी LLP जो होती है उसमें कम से कम एक जो मेंबर है, पार्टनर है उसका, वो इंडिविजुअल एटलीस्ट एक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। रेजिडेंट की बात हो रही है, सिटीजन की नहीं। रेजिडेंट का मतलब है इंडिया में कम से कम एक साल में लगभग 180 डेज तक रहना चाहिए वो इंडिया में, ऐसा नहीं है बाहर ही बाहर रहता हो। तो एटलीस्ट एक पार्टनर रेजिडेंट होना चाहिए, और जो सारे बाकी के पार्टनर है मान लो किसी LLP के, वो पार्टनर एजेंट होंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, किसी और पार्टनर के वो एजेंट नहीं होंगे किसी और कंपनी के। ये बस इसमें है प्रोविजन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। भाई साहब कम से कम 5 से 6 बार ये टॉपिक रिलीज मतलब हमने रिपीट किया है, और ये हमने मतलब डिस्कस भी किया है, और अब फिर दोबारा से रिपीट है ये। लगभग हर साल ये रिपीट रहता है, 4 से 5 साल आता है। और देखो UPSC मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम के लिए भी। प्रीलिम के लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है आपको पता लग जाएगा। कुछ फैक्चुअल डेटा देखो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव डेटा है वो मेंस के लिए है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि 2019 से 2019 से देखें तो इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट को लगा के गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लगभग 2300 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2200 से अधिक केस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार किए हैं, और 954 पीपल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार किए हैं। 46% जो केस हैं वो यूआपा के अंदर ये मतलब गिरफ्तार किए गए हैं, बुक किए गए हैं, और 30% ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, और जेल में डाला गया उनको। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्ट है क्या। देखो 1967 में बनाया गया था ये एक्ट। इस एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि सेंटर क्या है, कोई भी एक्टिविटी उसे अनलॉफुल लगती है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी जारी कर देगा, एक गजेटी मतलब नोटिफिकेशन निकाल देगा, और ये कहेगा अनलॉफुल एक्टिविटी। और उस आदमी को जिसने एक्टिविटी की है, कोई भी गतिविधि अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब है अवैध, एक तरह से इलीगल, कानून के विरुद्ध कोई एक्टिविटी की है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट में मैक्सिमम जो सज़ा है, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, फांसी की सज़ा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, आजीवन कारावास। इसमें कौन कौन सी प्रोविजन है, देखो उआपा क्या है, इसमें इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे भारत का नागरिक है चाहे कोई विदेश का है, हमारे यहाँ पे क्राइम किया तो गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा है कि इंडिया का कोई, मान लो इंडिया का कोई आदमी है जिसने इंडिया में क्राइम किया या फॉरेन लैंड पे इंडिया से बाहर भी क्राइम किया, तब भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉर्मली जो कानून होते हैं तभी गिरफ्तार किया जाता है, जब इंडिया की भूमि के अंदर अगर कोई क्राइम करता है, अपराध, तभी उन्हें किया जाता है गिरफ्तार इंडिया में। या फिर बाहर है, बाहर रह के क्राइम किया तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन इस एक्ट में ये भी है कि अगर बाहर रह के भी क्राइम किया तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर क्या है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं वो चार्जशीट फाइल कर सकती है मैक्सिमम 180 डेज के बाद। देखो चार्जशीट होती है, जब भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो छानबीन करती है, उसे लगता है हाँ इस पे अपराध सही लगे हैं, छानबीन करने के बाद फिर वो कोर्ट में फाइल करती है एप्लीकेशन, उसी को बोलते हैं चार्जशीट। तो इसमें जो ड्यूरेशन है लगभग मैक्सिमम 180 डेज है, और ये आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है, एक्सटेंड भी की जाती है अगर कोर्ट बोल दे तो, कोर्ट की परमिशन के साथ एक्सटेंड भी की जा सकती है कि कोर्ट कहेगा, कोर्ट से कहेंगे पुलिस वाले हमें इन्वेस्टिगेशन में, जांच में और समय लगेगा तो हमें और टाइम दीजिए, तब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे कोर्ट में। तो ये मैक्सिमम 180 डेज का है इसमें, अरेस्ट के बाद 180 दिन मैक्सिमम है, कम से कम नहीं है, मैक्सिमम। अगर 180 दिन से ज़्यादा के लिए उसे और इन्वेस्टिगेशन करनी है गिरफ्तार करके किसी आदमी को, तो उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, संशोधन। 1967 का ये एक्ट था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दिया अमेंडमेंट 2019 में। वो कौन कौन से हैं, एक तो इसमें ये किया, जो निया के डायरेक्टर जनरल हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भाई साहब ये, इसके एक डायरेक्टर होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट डायरेक्टर जनरल। ये क्या है, इनके पास अब पावर है इस एक्ट के थ्रू, किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी को जिस पे शक है और इसमें गिरफ्तार किया गया, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये एक्ट इंपावर करता है कि जो निया के इंस्पेक्टर या उससे लेवल के ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर या इससे अबव रैंक के जो ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। और यही पावर स्टेट लेवल पे अगर करना हो तो डीएसपी या एसीपी करता है भाई साहब, लेकिन निया के इंस्पेक्टर या उससे अबव लेवल के अधिकारी कर सकते हैं जांच। नेक्स्ट है
कि इसमें क्या है, पहले सिर्फ इस जो 1967 का एक्ट था उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता था। लेकिन अब इसमें यह भी प्रोविजन रख दी 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू कि किसी इंडिविजुअल को, किसी आदमी को भी टेररिस्ट आतंकवादी डिक्लेयर किया जा सकता है। पहले ये इसमें नहीं था, किसी इंडिविजुअल आदमी को आतंकवादी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे 1967 के एक्ट के थ्रू, लेकिन अब ये प्रोविजन डाल दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ डिफाइन किया है यूआपा के कुछ सेक्शन को। जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसका सेक्शन 15 है यूआपा का, 1967 के एक्ट का सेक्शन 15, 17, 18, इनके कुछ प्रिंसिपल और कब कब इन्हें इम्पोज किया जाना चाहिए, ये कुछ डिफाइन किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्या क्या कहा, सेक्शन 15 में कहा कि अगर कोई मान लो टेररिस्ट एक्ट का ऑफेंस किया है, अपराध किया है, कोई आतंकवादी अपराध, तो उसके तहत इसे गिरफ्तार किया जा सकता है किसी आदमी को। सेक्शन 17 में कहा कि अगर मान लो कोई फंड देता है टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, आतंकवादी गतिविधि करने के लिए कोई फंड देता है, मनी देता है, तो उसे पनिशमेंट दी जा सकती है सेक्शन 17 के अंदर। और सेक्शन 18 के अंदर उसे सजा दी जाती है अगर कोई मान लो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, षड्यंत्र में शामिल है, टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले षड्यंत्र में, तो उसे ऑफेंस माना जाएगा, अपराध, और इसके तहत सजा दी जा सकती है। तो ये कुछ दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, कोर्ट ने बोला कि जो भाई साहब टेररिस्ट एक्टिविटी है, देखो इन्हें लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, और इन्हें क्या है, जो छोटे क्राइम होते हैं ना, तो छोटे क्राइम इन्हें ट्रिविलाइज करने की जरूरत नहीं है। ट्रिविलाइज का मतलब है कि जैसे छोटे क्राइम होते हैं उनकी तरह डील करने की जरूरत नहीं है। टेररिस्ट एक्ट क्या है, अलग ही होते हैं। तो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं इनके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनकी कैपेसिटी में उन्हें इस तरह से डील करना चाहिए कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी है तभी उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटी माना जाए, वरना और कोई एक्टिविटी है तो उन्हें ऑर्डिनरी जो पीनल लॉज हैं, जो बाकी के कानून हैं, उनके हिसाब से डील किया जाना चाहिए। कि ये नहीं है आप कोई गतिविधि है, इलीगल एक्टिविटी है, तो आप यूआपा के अंदर ही उसे डील करोगे, यूआपा के अंदर गिरफ्तार करोगे लोगों को टेररिस्ट बता के, ऐसा नहीं होगा। जो बाकी के लॉ हैं उनके हिसाब से करो। कोई हाँ अलग ही कोई टेररिस्ट एक्टिविटी रियल में ही है तभी उसे यूज करो, इस एक्ट को, यूआपा को। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था अपने जजमेंट में, हितेंद्र विष्णु ठाकुर का केस था एक, उसमें भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो यही था इसके बारे में, और आज के टॉपिक भी यही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन है, ये फुली ओन्ड है, सब्सिडायरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है क्या। नेक्स्ट कह रहा है कि डिपॉजिटर्स जो हैं, मान लो जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया और जिनका बैंक में पैसा 5 लाख से कम है, तो उनका कोई बैंक मान लो कोलैप्स हो गया, बैंक मान लो कोलैप्स का मतलब है डिस्टर्ब, बर्बाद हो गया, बैंक बंद हो गया, तो जिनके 5 लाख से कम जमा पैसा थे उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी, कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा इस कॉरपोरेशन के द्वारा। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट नहीं बतानी, इनकरेक्ट बतानी है, गलत। तो देखो भाई साहब पहली तो बिल्कुल सही है, ये आरबीआई के अंदर फुली ओन्ड है, सब्सिडायरी है आरबीआई की, एक मान लो कॉर्पोरेशन है ये डीआईसीजीसी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और हमें इनकरेक्ट ही बताना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 5 लाख से कम है उसको भी भाई साहब रुपए दिए जाएंगे अगर बैंक फेल हो जाता है उस केस में। नेक्स्ट आपको बताना है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो AIIB क्या है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मिशन ये है कि एशिया और एशिया से बियॉन्ड जो भी कंट्री हैं, देश हैं, उनकी सहायता करनी है, इकोनॉमिक और सोशल आउटकम इंप्रूवमेंट करना उनमें। जो जितने G20 के नेशन हैं सारे AIIB के भी मेंबर हैं। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का, और फिर इंडिया है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट इनमें से, 1 2 2 3 1 3 या 1 ओनली। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि G20 के सारे मेंबर AIIB के मेंबर नहीं है। ये एक बैंक है, 2016 में चलाया गया था ये, बीजिंग जो है कैपिटल चाइना की, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग चाइना के पास है। उसके बाद इंडिया ने पैसा दिया है इस बैंक को बनाने में, और ये लोन वगैरह देता है कंट्रीज को, देश को, ताकि कोई डेवलपमेंट कर सकें। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, 1 3 सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो न्यूक्लियर मैग्नेट रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज हो सकती है, मतलब उन निश्चित करने के लिए। ये क्या है, जो फूड में एडल्ट्रेशन होता है, एडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, और ये एडल्ट्रेंट का मतलब जो मिलाते हैं, जैसे मान लो जो काली मिर्च होती है, पेपर, PEPR पेपर, जो काली मिर्च होती है उनमें लोग बाग क्या मिला देते हैं,
पपीते के जो बीज होते हैं ना, पपीते के, पपाया जो होता है पपाया, उसके बीज मिला देते हैं क्योंकि एक से ही दिखते हैं। तो ये एडल्ट्रेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। आपको बताना है कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है ये टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या दोनों गलत। देखो दोनों सही है, दोनों में यूज की जा सकती है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है गोल्डन क्रेसेंट रीजन में कौन कौन सा रीजन आता है, कौन कौन सा देश आता है गोल्डन क्रेसेंट में। देखो दो रीजन है जिनमें बहुत ज़्यादा ना ड्रग्स सप्लाई होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है और वहाँ से डबल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है। दो रीजन है, एक को बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट और एक को बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिकोण। तो ये गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है बताना, अफगानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, म्यांमार। 1 2 1 2 3 1 2 4 या 1 3 4। देखो 1 2 आती है गोल्डन क्रेसेंट में, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आप वर्ल्ड मैप देखो, आप ये है वर्ल्ड मैप और ये वाला हिस्सा है ना, जो पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये आता है गोल्डन क्रेसेंट में। क्रेसेंट ऐसी शेप होती है, कुछ ऐसी ऐसी शेप होती है क्रेसेंट, ये देखो ऐसी शेप दिखाई दी, ऐसी शेप होती है। तो ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है इसमें। और गोल्डन ट्रायंगल में आता है ये वाला, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीन कंट्री आती हैं गोल्डन ट्रायंगल में। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इन दोनों रीजन में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। यहाँ पे अफीम वगैरह बहुत यहाँ पे उगाई जाती है और फिर बाहर देशों में बेची जाती है, सप्लाई की जाती है इलीगली। क्योंकि देखो दोनों के बीच में इंडिया पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ से ना ड्रग्स इलीगली सप्लाई होती है, समझ गए। आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, उसमें ये दिखाया गया था कि कैसे सप्लाई होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या करते हैं, बॉर्डर एरियाज के पास आ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ चक्कर सा बनाते हैं, जैसे वो नहीं फेंकते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, घुमा के हाथ से घुमा के फेंक देते हैं बॉर्डर के पार और वो आ जाता है। तो इस तरह से सप्लाई होती है यहाँ पे। तो देखो इसमें कभी कन्फ्यूजन होता है कि गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, क्रेसेंट कौन सा है, कन्फ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रहता कि यार गोल्डन ट्रायंगल इधर था या इधर था, गोल्डन क्रेसेंट इधर था या इधर था। याद कैसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, जो ये वाली कंट्री है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये मुस्लिम कंट्री है, समझ गए। और मुस्लिम कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार कौन सा होता है, ईद, ईद होता है, ईद ही होता है भाई साहब मुस्लिम जो धर्म है मतलब। और ईद किस कब मनाई जाती है, जब चांद दिखता है। चांद कैसा दिखता है जब निकलता है, तो क्रेसेंट शेप का होता है ऐसा। ये समझ लो चांद कहाँ निकल रहा है, इन कंट्रियों में। तो इस तरह से याद रख सकते हो। अगर आपको याद करने का तरीका अच्छा लगे तो अपना लेना, ना लगे तो भाई साहब आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो पब्लिक डेट होता है, पब्लिक डेट यानी कि डेट का मतलब है कर्ज, ये टोटल लायबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो उसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से चुकानी पड़ती है। ये एक फंड होता है, इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ है। जितना भी पैसा गवर्नमेंट का आता है इस फंड में जमा करके रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी आर्टिकल दिया हुआ उसके रिगार्डिंग। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। डेट टू जीडीपी जो रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब है डेट ऊपर रख दिया, कर्ज जितना है, और बटे में जीडीपी रख दी, हमारी जितनी जीडीपी है, जो इसका रेशो है, ये क्या है, ये जितना भी ये डिफाइन करता है कि ये अच्छा होगा डेट टू जीडीपी रेशो, तो क्या है कंट्री पे कर सकती है अपना डेट को। मतलब जितना ये सही रहेगा, कम रहेगा, जीडीपी जाता रहेगी, डेट कर्ज रहेगा, इसका मतलब ये है जीडीपी अच्छी खासी है, एक कंट्री अपने जो डेट है कर्ज को चुका देगा, जिस भी कंट्री से उधार लिया उसने कोई भी मनी। जो एन के सिक कमेटी है, इसने एफआरबीएम एक्ट के थ्रू, एक एफआरबीएम एक्ट है जिससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है पल्ले में। एफआरबीएम फाइनेंशियल, ये इसकी है, इसकी इसकी फुल फॉर्म भाई साहब मैं भूल गया, आप गूगल पे सर्च कर लेना क्या है इसकी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ऐसी कुछ है, हाँ, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये है एक्ट बनाया गया था। इसके थ्रू क्या है, कुछ प्रोविजन है इसकी इंपॉर्टेंट, कई बार हमने डिस्कस किया है ये एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या है, इसके थ्रू एन के सिंह कमेटी ने कहा था कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, वो 50% रहना चाहिए। तो वो 50% की लिमिट रखी थी क्या ये, इस एन के सिंह कमेटी ने। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। आपकी स्टेटमेंट है 2 ओनली या फिर 1 2 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब जो तीसरा ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एन के सिंह कमेटी ने डेट टू जीडीपी रेशो 60% का रखा था, रिकमेंडेशन सिफारिश दी थी गवर्नमेंट को कि 60% रहना चाहिए डेट जीडीपी का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी के दो सही हैं, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कौन कौन सी प्रोविज़न है
वो नहीं बताना, वो बताना है कौन सी नहीं है। नॉट ए प्रोविजन अंडर डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन सी प्रोविजन धारा नहीं आती। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज, एंटी डंपिंग या एक्सपोर्ट सब्सिडीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्रीज हैविंग डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी कंट्री का मान लो डेफिसिट है, घाटा चल रहा है, उसको सहायता देना, ये क्या डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स विद रीजनल ग्रुपिंग, जो ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं, मान लो कोटा लगाया जाता है या कुछ टैक्स वगैरह नॉन टैक्स बैरियर होते हैं, वो क्या इसमें आते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। देखो ये बाकी के सारे आते हैं सी को छोड़ के, ये सी है जिसमें कह रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है कंट्रीज को, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, तो ये नहीं आएगा। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बतानी है इनकरेक्ट कौन सा नहीं है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है समाप्ति का।